नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना में पारंपरिक स्वागत। नेशनल असेंबली को करेंगी संबोधित। दोनों देशों के बीच होंगे अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंग्वे वांगचुक से की मुलाकात। एनआईए करेगा दिल्ली धमाके की जांच। यूएपीए समेत भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज। हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा के दौरे पर। ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। और सीनेट की मंजूरी के बाद अमेरिकी शटडाउन से जुड़े बिल पर आज प्रतिनिधि सभा में होगी वोटिंग। एशियाई बाजारों ने दिखाया सकारात्मक रुख। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंच चुकी हैं और बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट टूमा गिदोन बोको ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की गई। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर लिखा, अफ्रीका की अपनी 2 देशीय यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के गबोरोन स्थित सर सिरिल खावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। यह यात्रा भारत बोत्सवाना संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर है। बोत्सवाना में दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी। वो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगी। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ सहयोग करने और बोत्सवाना से भारत में चीतों के संभावित स्थानांतरण के प्रति तत्परता व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम ने आज भूटान के चौथे नरेश महामहिम ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंग्वे वांगचुक से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत भूटान साझेदारी को और मजबूती मिली है। और बात करते हैं दिल्ली में हुए धमाके की। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच को जांच सौंप दी है और इस घटना में इस्तेमाल हुई कार और कार चलाने वाले की पहचान भी कर ली गई है, जिसके बाद से जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ते हुए कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की दबिश की वजह से या फिर बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। दरअसल 9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ ही डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने का दूसरा सामान पकड़ा गया और जब्त किया गया था। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह धमाका सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी से घबराकर और निराशा के कारण हुआ। बम अधूरा था और पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इसका असर कम हुआ। क्योंकि धमाके से कोई गड्ढा नहीं हुआ और कोई छर्रा या प्रोजेक्टाइल नहीं मिले। संदिग्ध मॉड्यूल पर पूरे भारत में अलर्टनेस और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई के कारण एक बड़ा हमला वो टल गया है। उधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है।
तो दिल्ली ब्लास्ट का ये मामला, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा की जा रही है। गुनहगारों की खैर नहीं है। अब लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। तो 10 नवंबर की शाम चांदनी चौक में जिस कार में विस्फोट हुआ, दिल्ली पुलिस उसकी गहराई से छानबीन कर रही है। एक्शन मोड में केंद्र सरकार लगातार नजर आ रही है। ये भी जानकारी सामने, आपको बता दें कि एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है और गृह मंत्री इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज थिम्पू के चांगलिम थांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में भाग लिया। Chebe
तो ये तस्वीरें थिम्पू भूटान से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन यानी कि आज थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में भाग लिया। ये कालचक्र अभिषेक समारोह की तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बड़ा समुदाय इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है। ये 3 दिवसीय महोत्सव होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का ये एक व्यापक अनुष्ठान है जो कि आत्मज्ञान हासिल करने के लिए विशिष्ट ध्यान साधना करने की शक्ति प्रदान करता है। बड़ी संख्या में लोग इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। कालचक्र दीक्षा समय, ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। कालचक्र अभिषेक समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य जे खेम्पो कर रहे हैं। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के साथ कालचक्र कला और कलाकृतियों की प्रदर्शनी और कालचक्र पर विस्तृत संगोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। तो विश्व शांति की कामना की गई है, उसके लिए प्रार्थना की गई है। कालचक्र अभिषेक समारोह बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कालचक्र दीक्षा समय, ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। कालचक्र अभिषेक समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य जे खेम्पो कर रहे हैं। इसमें वैश्विक शांति की प्रार्थना की जा रही है। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के साथ कालचक्र जो है वो कला और कलाकृतियों की प्रदर्शनी और यहाँ पर कालचक्र पर विस्तृत संगोष्ठियां भी देखने को मिल रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये आयोजन, ये अनुष्ठान बौद्ध धर्म का व्यापक अनुष्ठान है जो कि आत्मज्ञान हासिल करने के लिए विशिष्ट साधना करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ये दर्शाती है प्रधानमंत्री की सोच, विश्व शांति के प्रति उनकी जो दृष्टिकोण रहा है उसकी परिचायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के अंतिम दिन आज थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में ये कार्यक्रम कालचक्र अभिषेक समारोह आयोजित हो रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें।
मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसर चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। और बात करते हैं दिल्ली कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां अब तफ्तीश में जुटी हुई हैं। कश्मीर में आज सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, पुलिस ने कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। तो जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुट गई हैं। कश्मीर के कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकानों पर यह छापेमारी कार्रवाई हुई है। दिल्ली में कार धमाके के खिलाफ देशवासियों में गुस्सा है, आक्रोश है। राजधानी दिल्ली में भाजपा नेता तरविंद्र सिंह मारवाह ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं दिल्ली में व्यापारियों ने भी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। दिल्ली कार विस्फोट के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लोगों ने एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च दिल्ली में हुए ब्लास्ट की निंदा करने के लिए आयोजित किया गया था। बीती रात कश्मीर के सोनमर्ग में भी व्यापारियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और आतंकवाद के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही साथ व्यापारियों ने ब्लास्ट की निंदा की। यहाँ पर कैंडल प्रोटेस्ट किया। ये हमने दिखाया कि जो कल वाक़या जो पेश आया दिल्ली में, हमारे पास अल्फाज भी नहीं है उसके कंडमनेशन के, क्योंकि ये जो वाक़ा हुआ ये इंसानियत का कत्ल है। हम बार बार यही कहते हैं कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हम अपने इस टूरिस्ट प्लेस से यही मैसेज देना चाहते हैं अपने पूरे मुल्क को, मुल्क के बाशिंदों को, कि हम और जितने इस वाक़े के कल के वाक़े में अजान हुए, शहीद हुए लोग, उनके खानदानों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। टेररिस्ट को सबसे पहले ना वो सरदार माना जाता है ना मुस्लिम माना जाता है। वो टेररिस्ट जो है टेररिस्ट होता है। बहुत बेगुनाह लोग मारेगी कि उससे बहुत टूरिस्ट को भी फ़र्क पड़ता है और हमें भी फ़र्क पड़ता है। आइंदा से ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। जी हां, पहले बीएलए की नियुक्ति के लिए उस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब आयोग ने ये नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी बीएलए नियुक्त कर सकती हैं। जहां चुनाव आयोग के इस फैसले से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है, तो वहीं वोटर्स की डबल एंट्री के इश्यू को लेकर आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस पर अब भाजपा नेता दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले एसआईआर 12 बार किया जा चुका है, लेकिन देश में जो विरोधी दल हैं उनके पास कोई विषय नहीं है। वे सभी जगह हार रहे हैं, इसलिए कोई न कोई विवाद खड़ा करके वे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके पहले 12 बार हो गया SIR, उस समय सांविधानिक वैधता नहीं था। अब जो विरोधी हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, सब जगह इलेक्शन में हार रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बाउंडर खड़ा करके देश में अस्थिरता निर्माण करने का जो प्रयास है, कोर्ट को भी उसमें घसीट रहे हैं लोग। चुनाव कमीशन का अधिकार क्षेत्र में आता है। और आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। अब वे घर पर स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। परिवार की ओर से जारी बयान में मीडिया और जनता से किसी भी तरह की अटकलों से परहेज करने और धर्मेंद्र और उनके परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की गई है। परिवार ने उन सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने धर्मेंद्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना की। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि आज सुबह अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब उनका स्वास्थ्य लाभ घर पर जारी रहेगा। धर्मेंद्र जी देओल आज प्रातःकाल 7:30 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनके घर वाले उनका ध्यान रख रहे हैं घर पे, और उनका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और रिकवरी जारी रहे, यही प्रार्थना करिए। तो वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब वे घर पर स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए कनाडा को बधाई दी है। जयशंकर ने नए रोड मैप 2025 के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। साथ ही साथ द्विपक्षीय साझेदारी पर भी बात हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और मुलाकात को अच्छी बैठक बताया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने इस द्विपक्षीय मुलाकात पर खुशी जाहिर की। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट से मुलाकात की। मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी का आकलन किया गया। साथ ही साथ बहुपक्षीय और बहुमंडलीय स्वरूपों में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर अपनी खुशी भी जाहिर की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती और जीएसटी सुधारों समेत कई सकारात्मक उपायों के बाद वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भारत के प्रति अपना रुख सकारात्मक कर लिया है। उन्होंने भारतीय इक्विटी की अपनी रेटिंग को ओवरवेट कर दिया है और अनुमान जताया है कि 2026 के अंत तक निफ्टी 14% की बढ़ोतरी के साथ 29,000 के आंकड़े को छू सकती है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने भारत के वृद्धि दर में भी सुधार की उम्मीद जताई है। गोल्डमैन सैक्स ने अक्टूबर 2024 में भारत की रेटिंग डाउनग्रेड की थी। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो से $30 अरब के बड़े आउटफ्लो के कारण भारतीय इक्विटी ने पिछले एक साल में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की तुलना में 25% अंकों से कम प्रदर्शन किया है। हालांकि नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विदेशी जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार हुआ है और उम्मीद है कि अगले साल भारतीय इक्विटी का प्रदर्शन बेहतर होगा। निवेश बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती, बेहतर तरलता और बैंकों के विनियमन में ढील के साथ साथ जीएसटी में कटौती जैसे उपायों से विकास को समर्थन मिलेगा। सितंबर तिमाही के लिए कॉर्पोरेट आय उम्मीद से बेहतर रही, जिससे चुनिंदा क्षेत्रों में सुधार हुआ है। निवेश बैंक ने कहा है कि इन कारकों से अगले 2 वर्षों में घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का रुख करते हैं। तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार विमान में चालक दल सहित 20 तुर्की कर्मी सवार थे। मृतकों की संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान अपना भाषण रोककर दुर्घटना की जानकारी दी और शहीदों के लिए संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।